નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર આપણો 5મો પાઠ જે છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ એને થોડો સમજીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને તો ખબર જ છે કે 1857ની અંદર ભારત છે એ હજી સ્વતંત્ર નહોતો થયો, પણ અંગ્રેજોનું ગુલામ હતું। એ સમયે આપણા દેશની અંદર અનેક નાના મોટા રજવાડા અને રિયાસતો હતા। અંગ્રેજો કોઈના કોઈ બહાને આ રાજાઓ અને નવાબોને છેતરીને કે એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ કરીને એક તો એનું રાજ્ય પોતે ખાલસા કરતા, અથવા તો કોઈને નિસંતાન હોય રાજા તો એમનું રાજ્ય પણ પડાવી લેતા, અને ઘણા બધા અલગ અલગ કારણો સાથે એ ભારતની અંદર પોતાનું વર્ચસ્વ છે એ જમાવતા હતા। આપણે અહીંયા ગદ્ય 5 જે છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ, એમાં પણ એવી જ કંઈક વાત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણની એક કવિતા છે, એ કદાચ તમે સાંભળી હશે, અને એના જે પ્રખ્યાત પ્રચલિત શબ્દો છે એ કદાચ તમે ક્યાંક સાંભળ્યા હશે, જે આપણને સાંભળતાની સાથે યાદ રહી જાય। એના શબ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો કંઈક આવા છે। હું તો વચ્ચેથી પંક્તિ કહું છું, શરૂઆતની નથી કહેતી, ખાલી ઉદાહરણ તરીકે તમને કે બુંદે લેહર બોલો કે મુँह हमने सुनी कहानी है, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो ये कविता जो है ये बहुत ही प्रचलित है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध करती है, और अंतिम युद्ध में उनके साथ उनकी 2 सखियाँ थी, जूही और मुंदर। यहाँ पर लेखक जो हमारे हैं एकांकिके विष्णु प्रभाकर, उन्होंने यहाँ पर कुछ पात्र दिए हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, पछी जूही, मुंदर, रघुनाथ राय, तात्या जो और सेनानायक। तो ये हमारे पात्र हैं, उनको लेकर यहाँ पर ये एकांकी की रचना हुई है। सबसे पहले होता क्या है कि जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत बहादुर वीरांगना महारानी थी। बचपन से ही उसे तलवार, भाला आदि सभी शस्त्रों से लड़ना बहुत ही पसंद था। उन्होंने दोनों हाथों से तलवार चलाना सीखा हुआ था। वो अपनी जो घोड़ा था उनकी लगाम मुंह में रखकर दोनों हाथों से लड़ सकती थी, बहुत वीरांगना थी। और जब उनके राज्य को अंग्रेजों का खतरा हुआ तब ये निश्चय करती है कि मैं अंग्रेजों से लड़ूंगी। यहाँ पर उनका विवाह हो जाता है, और उसके बाद युद्ध में उनके जो पति हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब रानी निसंतान थी, उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया हुआ था, तो अंग्रेज चाहते थे कि वो उनका राज्य हड़प ले, लेकिन लक्ष्मीबाई किसी भी प्रकार से अपना राज्य बचाना चाहती थी। इस वक्त चारों ओर से उनके सभी जो किले थे वो एक एक करके उनके हाथ से जा रहे थे। अब उनका अंतिम जो किला था उसे उन्हें बचाना था। तो रानी का किला झांसी भी चला गया, तो वो किसी प्रकार से झांसी को फिर से प्राप्त करना चाहती थी, और इसीलिए वो अपने सेनापति तात्या, रघुनाथ राव आदि को बुलाने के लिए उनकी सखी जूही और मुंदर से कहती है। महारानी को इस बात का दुख था
कि उनके पास इतने सशक्त सेनापति हैं, तात्या जैसे वीर सेनापति हैं, फिर भी उनकी जो सेना है उस सेना में अनुशासन नहीं है, उनकी सेना फिर भी निर्बल है। आज उनको अपने राज्य को बचाने के वक्त ब्रह्म भोजन की चिंता है। तात्या जैसा सेनापति आज झांसी को बचाने के बदले ब्रह्म भोजन करने पर तुला हुआ है। ये ब्राह्मणों के लिए लड्डू और श्रीखंड बना रहा है। रघुनाथ राव जो है वो विलासिता में डूबा हुआ है। ये रंग राग यानी भोग विलास में डूबे हुए हैं। देश की उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जूही जो है वो एक अच्छी राजनर्तकी हैं, बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं। जूही तात्या को चाहती है और मुंदर जो है वो रघुनाथ राव को चाहती है। तो जूही कहती है कि मैं ऐसे, महारानी लक्ष्मीबाई से जूही कहती है कि मैं ऐसे भोग विलासी लोगों के लिए नृत्य नहीं कर सकती, मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुंदर भी उसी प्रकार से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करना चाहती है। तीनों सहेलियाँ एक निश्चय करती हैं कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, हम झांसी को फिर से प्राप्त करके रहेंगे और उनके लिए चाहे जितना भी हमें हमारा बलिदान भी देना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लक्ष्मीबाई को इस बात का दुख है कि अगर उसे अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े, वो जानती थी कि ये उनके जीवन का अंतिम युद्ध है और अंतिम युद्ध होते हुए भी अगर उसे अपने जान का बलिदान भी देना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटना चाहती। उसे बस चिंता इस बात की है कि उनकी जो वीरता है ये कलंकित न होने पाए और इसी बात से वो दुखी है। जूही से वो कहती हैं कि तुम तात्या को बुलाकर ले आओ। तात्या तो जूही कहती हैं कि मैं उसे पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ, यानी वो कहीं भी छुपा हुआ है या कहीं भी गया है, मैं आपके लिए उसे ढूंढकर लाऊंगी। और इतनी देर में तात्या आता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अब झांझर के झनकार को, नूपुर के झनकार को छोड़कर तलवार का झनकार होने दो, यानी कि युद्ध की शुरुआत करो। तात्या कहता है कि ठीक है महारानी, आप जैसी आज्ञा दें। रघुनाथ राव को भी बुलाने के लिए कहती हैं और अंत में महारानी जो है वो युद्ध के लिए तैयार होती है। लेकिन युद्ध से पहले और अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले क्या क्या हुआ, ये हमारी जो स्वराज्य की नींव है, नींव यानी पायो, इमारत का जो इमारत के लिए नींव रखी जाती है, पहला पत्थर रखा जाता है, उसी प्रकार से हमारी ये जो एकांकी हैं उनमें भी रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य प्राप्ति का पहला पत्थर साबित हो गई, यानी कि पहले बलिदान देने वाली प्रथम वीरांगना स्त्री हो गई। तो स्वराज्य की नींव, ये जो हमारी एकांकी हैं उनमें क्या क्या होने वाला है ये हम भी देखेंगे, लेकिन उनसे पहले हम लेखक का परिचय जान लें और थोड़ा सारांश भी। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है।
आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो एक उपन्यास है, संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है, और नवप्रभात, डॉक्टर ये नाटक हैं, प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी। तो आदि कई प्रकार की अलग अलग उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, नाटक, कहानी आदि सब विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। यानी विष्णु प्रभाकर जी ने जो भी लिखा उनमें खास करके देश के प्रति अपना प्रेम, राष्ट्र के प्रति चेतना और समाज को सुधारने की बातें जो हैं वो प्रमुख रूप से रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन की ओर अपनी जीविका का साधन बना लिया। यानी पहले तो उन्होंने दिल्ली के केंद्र में नाटक निर्देशक के रूप में काम किया, फिर बाद में वो स्वतंत्र लेखन करके अपनी आजीविका चलाने लगे। आपका समस्त साहित्य मानव जीवन की अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वतंत्र सर्वत्र पर्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है ताकि सबको समझ आए। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लक्ष्मीबाई के अलावा जूही, मुंदर और बहुत सारी स्त्रियां जो थी वो भी इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लड़ी हैं। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते। ऐसा नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद, उनकी सखियों की शहादत के बाद और ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्होंने शहादत दी जिनके कारण हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया, बल्कि ऐसे महान वीरांगनाओं के बलिदान से ही जो दूसरी स्त्रियां हैं, समाज के दूसरे लोग हैं, उन्हें प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा देने वाले पात्र थे जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर, गर्व लेकर उन्होंने नव जागरण की भावना जो है वो हमारे समाज में जागृत हुई और उसी नींव का पत्थर बनने में ही उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता समझी। तो महारानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी जो स्वराज्य की नींव बनी, नींव का पत्थर बनी। तो उनके बारे में भी अब हम इस एकांकी में पढ़ेंगे। इस एकांकी में विद्यार्थी मित्रों कई पात्र हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई हैं जो झांसी की रानी हैं, जूही जो एक राजनर्तकी हैं और सुंदर नृत्य भी करती हैं और लक्ष्मीबाई की सखी भी हैं। फिर मुंदर, ये भी लक्ष्मीबाई की सखी हैं। रघुनाथ राव और तात्या ये सेनापति हैं और रघुनाथ राव ए सेना नायक। तो ये सब कुल उनके पात्र हैं, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक। तो ये उनके पात्र हैं। यहाँ पर जो हमारी एकांकी हैं उनकी शुरुआत होती है।
रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक वेशभूषा में। तो यहाँ पर जो दृश्य है वो युद्ध भूमि का है और यहाँ पर पास में ही लक्ष्मीबाई और उनकी दूसरे जो सैनिक थे उनके कैंप लगे हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग रंगमंच पर दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच जो है उस पर प्रवेश करती है और उस वक्त दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही कि मेरे देखते देखते ये आज क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी बार बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि ये मेरे देखते देखते क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर वो कहाँ कहाँ नहीं गई, परंतु जो मंजिल है वो उनके पास आकर भी हर बार दूर चली जाती हैं। यानी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही वो असफल हो जाती हैं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परंतु रास्ते में मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मतलब मार्ग में कहीं कोई मोटी बाधाएं आ जाती हैं, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती हैं। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। तो कहती हैं कि ये जो हिमालय जैसी बड़ी मुश्किल आफत आती हैं, उस आफत से मैं उभर कर बाहर आती हूँ, यानी बहुत बड़ी समस्या का मैं अगर सामना करके उनसे बाहर भी आती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती, यानी और समस्या जो है वो उद्भव होती हैं, यानी नई समस्या जो हैं वो उद्भव हो जाती हैं। यानी एक मुश्किल से मैं पार करके बाहर आने का प्रयत्न करती हूँ तो दूसरी मुश्किल उनसे भी बड़ी मेरे सामने आ खड़ी हो जाती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी इस परिस्थिति से भी मैं लड़ने का प्रयत्न करती हूँ तो जो काम जिसे करना चाहिए वो ही उस काम को सही तरीके से नहीं करते, नाविक सो जाते हैं। मतलब जो कार्य जिसे करना चाहिए वही व्यक्ति उस कार्य को सही ढंग से नहीं करते। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यहाँ पर धरती और आकाश जहाँ पर मिलता दिखाई देता हो ऐसे स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो कहती है महारानी कि देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। यानी दूर देखो, मैं अपने नज़रिए से दूर ये देख रही हूँ कि एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। सारा आकाश घूमघटाओं से छाया हुआ है, यानी चारों ओर आज अंग्रेजों का जो शासन था वो फैला हुआ है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई हमें स्पष्ट शब्दों में न कहकर ऐसे शब्दों के द्वारा वर्णन करती है कि हमें उनका अर्थ समझना पड़ेगा। यानी कि सारा आकाश घूमघटाओं से छाया हुआ है, मतलब सारे भारत पर
आज एक एक करके अंग्रेजों का शासन जो है वो आ रहा है। प्रलय की भूमिका है चारों ओर, जैसे युद्ध का वातावरण बना हुआ है। प्रलय की भूमिका मतलब युद्ध का वातावरण। लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। लेकिन राव साहब जो हैं वो आज चारों ओर इतनी मुश्किलें होने के बावजूद आज वो ऐशो आराम में, राग रंग में, भोग विलास में मशगूल हैं। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हैं कि महारानी फिर बोल उठती हैं, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, लक्ष्मीबाई कहती हैं अपनी सखी जूही से कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी जो है वो मेरे हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अचानक कहती है कि नहीं नहीं, झांसी मेरे हाथ से नहीं निकली, मैं किसी भी हालत में झांसी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। सोचती हैं अपनी सखी जूही से कहती हैं कि मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपनी झांसी के लिए अकेली ही लड़ूंगी और अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं। जूही आश्वासन देने का प्रयास करती है, कहती हैं कि कौन कहते हैं कि आप अकेली हैं, आप तो गीता पढ़ती हैं। फिर यह निराशा कैसी, अगर आप गीता पढ़ती हैं तो फिर आपको ये निराशा कैसे। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। लक्ष्मीबाई मुंदर से जूही से कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। ये अपनी सखी से कहती है कि निराश होने की कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि इस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। वो कहती हैं कि मैं झांसी तो लेकर रहूँगी, लेकिन बाबा गंगादास ने उस दिन कौन सी बात कही थी, कौन सी चिंता व्यक्त की थी, क्या तुम्हें नहीं पता। उन्होंने कहा था जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। तो बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज के अंदर छुआछूत का भेद है, ये जब तक भेद न मिट जाए, जब तक ऊंच नीच का भेद न मिट जाए, जब तक हम विलास प्रियता को यानी भोग विलास को न छोड़कर लोगों के सेवक न बन जाए, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। कहने का लक्ष्मीबाई का तात्पर्य ये था कि बाबा गंगादास ने एक बार लक्ष्मीबाई से कहा था कि हमारे समाज में जो छुआछूत का और ऊंच नीच का भेदभाव है, ये भेदभाव जब तक दूर न हो जाए, जब तक हम सही मायने में लोगों की सेवा न करें, तब तक स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं है। स्वराज्य तब तक हमें नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को एक और छोड़कर लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए तपस्या यानी प्रयत्न करना चाहिए और उसके लिए अपने जीवन का बलिदान भी हमें देना चाहिए, तब जाके हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर
है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। तो जूही कहती हैं, लेकिन हाँ महारानी, उन्होंने तो हमें ये भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी कि स्वराज्य के लिए एक बलिदान देने के लिए एक तैयारी होना, एक व्यक्तित्व ऐसा मजबूत बनाना कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए हम तैयार हो जाए। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, यानी स्वराज्य प्राप्ति के लिए पहले बलिदान देना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। तो जूही कहती कि हम स्वराज्य के लिए लड़ेंगे और उस लड़ाई में हम जीतें या हम हार जाए, हम सफलता प्राप्त करें या असफलता, तो ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हमें स्वराज्य प्राप्त करने के लिए नींव का पत्थर बनने के लिए, यानी प्रथम शुरुआत करके स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए, लोगों की प्रेरणा बनने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। वह हमारा अधिकार है। तो स्वराज्य प्राप्त करना हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि ठीक है, तुमसे मुझे यही उम्मीद है, यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि जिस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जैसी नारियां जो हैं वो प्रयत्न कर रही हैं, तो निश्चिंत ही हम उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। लक्ष्मीबाई कहती कि हमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, इस बात की मुझे चिंता नहीं है। मुझे ये भी चिंता नहीं है कि ये दिन मेरे जीवन में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास इतनी शक्ति है, हम इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। तात्या जैसे महान सेनापति, शक्तिशाली सेनापति होने के बावजूद भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे पास तो ग्वालियर जैसा मजबूत किला है, फिर भी हम क्यों उसे प्राप्त नहीं कर पा उसे क्यों नहीं बचा सकते, और क्यों हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जूही, मैं जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जूही कहती कि मैं जानती हूँ हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती ने में मुस्कुराती हुई मुंदर भी वहाँ आती है। विद्यार्थी मित्रों, ये हैं हमारे गद्य 5 का पहला लेक्चर 1, लेक्चर 1। अब कल दोबारा हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप उसको ठीक तरह से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। अस्तु। जय हिंद।